नमस्कार एवरीवन। मैं श्री मनीष कोठारी आप सबका स्वागत करता हूं श्री फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 11 कंपनी अकाउंट्स और यूनिट 5 आज हम कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है उसके सिर्फ डेफिनेशन हमने समझा था। इश्यू कैसे करते हैं बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडम्पशन किया जाता है तो कंपनी की कैपिटल कम होती है। ऐसे संजोगों में कंपनी को ये अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने की मतलब कंटिन्यू रखने के लिए अलग अलग रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कंपनी जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन करेगी, मतलब जो भी उसका वक्त होगा 5 साल या 10 साल, उसके बाद उसके समय आने पर वापस रीपेमेंट करना है शेयर होल्डर्स को। इसके लिए कंपनीज एक्ट की अलग अलग प्रोविजन को हम समझेंगे। साथ में हमें यह समझना है कि कौन सी मेथड से ये हम पेड अप करेंगे। एक मेथड पॉपुलर मेथड है फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स, मतलब नए शेयर्स इश्यू करना। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ डिविजिबल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब भाई आपके पास कैपिटल एंड रिजर्व्स में प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, बोनस शेयर वगैरह इश्यू करोगे ताकि आप अपना कैपिटल को बनाए रखें। तीसरा कॉम्बिनेशन है, ऊपर में से दोनों या तो दोनों साथ में कर सकते हैं। अब एक और चीज है वो है लॉजिक बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी हम समझेंगे इस यूनिट के दौरान। साथ में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है। फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रिडम्पशन की क्या प्रोसेस है, पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की क्या प्रोसेस है, और फुल्ली कॉल्ड अप बट पार्शियली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स इसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अलग अलग 10 इलस्ट्रेशन है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आपका ये यूनिट भी आईपीसीसी में से यहाँ पर लिया गया है, मतलब आपको एक बहुमान दिया गया है कि आप आईपीसीसी के चैप्टर्स को फाउंडेशन में ही पढ़ लो, मतलब कि कंपनी अकाउंट को थोड़ा और आपके लिए अच्छी तरीके से अभ्यास करने लायक बनाया गया। ये पूरे यूनिट ओवरव्यू में हमने मेथड समझी कि भाई 3 मेथड से ये हम होगा रिडेम्पशन, या तो फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स, या तो कैपिटलाइजेशन ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू। यहाँ पर कुछ प्रोविजन की बात है, चलिए इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के जो यूजेस है वो लिमिटेड है। हम पहले इसको समझ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन है तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का यूजेस कहां कहां पर होता है। एक तो टुवर्ड्स इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुली पेड बोनस सिक्योरिटीज। ये अनइश्यूड शेयर का मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिए कि ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 110 लाख से मान लीजिए, और आपने इश्यू अभी 9 लाख किया है, तो ये अनइश्यूड शेयर भी अभी थोड़े बहुत पड़े हैं, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द इश्यूएंस ऑफ फुली पेड बोनस सिक्योरिटी के तौर पर। फिर टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी की स्थापना के समय कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं जैसे कि लीगल फीस। आमतौर पर ये लीगल फीस इसमें होती है, या तो फिर कुछ सेटअप कॉस्ट वगैरह होता है, कुछ स्टेशनरी का खर्चा होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का खर्चा इसमें रहता है। Apart from this, to write off the expenses of or commission paid or discount allowed on any of the securities or debenture of the company. कंपनी जब बनेगी तो अलग अलग पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी इश्यू करनी पड़ेगी। उसके लिए जो खर्चे होते हैं उसको भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर सकते हो। To provide for premium on the redemption of redeemable preference shares or debenture of the company. अगर redemption
के समय आप डिबेंचर या तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर प्रीमियम पेड करते हो। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर जो था उसकी मान लीजिए वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पर 12 रुपीज आप वापिस कर रहे हो। तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में से आप यूटिलाइज कर सकते हो। और एक और उपाय है फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, जिसे हम बायबैक कहते हैं। तो ये बायबैक भी कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से। लेकिन यहाँ पर एक नोट दी गई है, कुछ कंपनियां ऐसी है जो सेक्शन 133 में फॉलो करती है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को बी यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकती, और रिडेम्पशन के टाइम पर प्रेफरेंस शेयर या तो डिबेंचर के रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करके इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओके, सो इतनी चीजें हमें पढ़नी है इस यूनिट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं यूनिट को। रिडेम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन। मतलब रिडेम्पशन का मतलब क्या है, जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसका रीपेमेंट करना एट प्री अरेंज अमाउंट एंड टाइमिंग। मतलब उसके लिए वक्त भी प्री अरेंज होगा और अमाउंट जो है वो भी प्री अरेंज होगी। तो मान लीजिए कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए थे। प्रेफरेंस शेयर में यह कहा गया था कि 5 साल बाद इसका रिडेम्पशन होगा और 8 पार होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इट इज अ प्री अरेंज थिंग्स, अमाउंट भी फिक्स है, टाइमिंग भी फिक्स है। इट इज a contract specifying the obligation to redeem preference shares within or at the end of the given time period at an agreed price। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट की लीगल डेफिनेशन में मैं अभी आपको नहीं ले जाऊंगा, वो आपको लॉ में पढ़ना पड़ेगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें ये सारी चीजें लिखी है कि भाई दो व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो टर्म्स कंडीशन होती है दोनों को उसको फुलफिल करनी है। अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो दूसरे व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जाकर उसको एग्जीक्यूट करवाए। ओके, these shares are issued on terms that shareholders will at a future date be repaid the amount which they invested in the company, and the redemption date is the maturity date, which specifies when repayment is scheduled to take place and is usually printed on the preference share certificate। ये सारी चीजें प्रिंटेड ही होगी प्रेफरेंस शेयर के सर्टिफिकेट। Though the process of the redemption, a company can also adjust its financial structure. For example, by eliminating preference shares and replacing those with other securities, it further growth of the company makes a change advantageous। Fine, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लीजिए कि कंपनी है, उसका जो कुल कैपिटल है 100 CR है, जिसमें प्रेफरेंस शेयर जो है वो 20 CR है। कंपनी को लगता है कि भाई अभी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज इस तरह से करना है कि ये जो 20 CR हम रिफंड कर रहे हैं रिडेम्पशन के समय, तो हमें फ्रेश शेयर होल्डर्स को ऑनबोर्डिंग नहीं करना है, हम इसको हमारे खुद के फंड का इस्तेमाल करके करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन क्या है, हम कोई डिबेंचर इश्यू करके ये करेंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो इक्विटी पार्टिसिपेशन था वो अब डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज डिबेंचर इज नथिंग बट ए डेट। तो कंपनी अपने लिक्विडिटी स्ट्रक्चर को यहाँ पर चेंज कर सकती है। दैट इज द क्रक्स ऑफ द थिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है पर्पस ऑफ इश्यूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस समझ लेते हैं। कंपनी में इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। इट इज अ proper way of raising finance in a dull primary market। मतलब कभी कभी क्या होता है
कि मार्केट के अंदर लोगों को विश्वास कम हो जाता है, तो डर बन जाता है, लोग नए आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जब लोगों को पता है कि भाई चलिए 5 साल के बाद हमारे पास एक एग्जिट रूट है, हम ये इन्वेस्टमेंट में से बाहर आ सकते हैं और डिविडेंड वगैरह में भी हमें प्रेफरेंस मिलेगा, तो ऐसे टाइम पर प्रेफरेंस शेयर जो है वो इश्यू करना एक फायदे का सौदा कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए होता है। सेकंड थिंग, company may face difficulty in raising share capital as its shares are not traded on the stock exchange. Potential investor who may hesitate in putting money into shares that cannot easily be sold may be encouraged to invest if the shares are redeemable by the company. मतलब एक तरह का बैंक का फिक्स डिपॉजिट जैसा है कि बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट रखा सपोज 5 साल के बाद, तो एक एश्योरेंस होता है कि आपको पैसा वापस मिलेगा ही। दैट्स वे इसी तरह से यहाँ पर भी लोगों को एक विश्वास रहेगा कि भाई चलो 5 साल के बाद कंपनी पैसे वापस कर देगी। तो प्रेफरेंस शेयर में बी redeemed when there is a surplus of capital and the surplus fund cannot be utilized in the business for profitable use. तो कभी कभी कंपनी के पास ऐसे फंड पड़े हैं कि जिसका वो अलग कोई उपयोग नहीं कर सकता, तो प्रेफरेंस शेयर के पैसे को वापस कर दिया जाता है, इट इज रिडीम। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कंपनियों के बेनिफिट के लिए क्या है, नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ देयर इज अ लॉस और नो प्रॉफिट, whereas interest is payable on debenture or loans even in case of the loss. In other words, preference dividend declared paid continue to be regarded as an appropriation of the profit. Similar treatment is given for equity shares as against interest on debentures, which is charged against the profit. मतलब कि कंपनियां क्यों इश्यू करती है प्रेफरेंस है कि भाई अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि भाई चलो इसका इतना इंटरेस्ट हमें पे करना ही है। डिबेंचर के केस में ये जरूरी हो जाता है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े। आपने अगर लोन ली है, बैंक से लोन ली है, तो उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट पे नहीं करते हो तो आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है और बैंक आपके मतलब कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। In India, the issue and redemption of preferences is governed by Section 55 of the Companies Act. चलिए तो अब सेक्शन 55 का थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पर करेंगे और समझेंगे कि क्या कहता है। A company limited by shares, if so authorized by its article, may issue preference share, which at the option of the company are liable to be redeemed within a period normally not exceeding 20 years from the date of their issue. मैक्सिमम पीरियड कंपनीज एक्ट में क्या डाल दिया गया, 20 इयर्स। नहीं तो क्या होता, कोई कंपनी बोलती कि चलिए हम 100 सालों के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते हैं, 100 साल के बाद इसका रिडेम्पशन होगा। ओके, तो ऐसी कोई चीज ना हो इसलिए कंपनी के ऊपर भी ये 20 साल का पीरियड लगा दिया गया। No share can be redeemed except out of divisible or distributable profit. That means out of the profit of the company which would otherwise be available for dividend or out of proceed of fresh issue of the shares made for the purpose of redemption. तो यहाँ पर कंपनी ने एक जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कंपनी को एक प्रोटेक्शन दिया है और शेयर होल्डर्स पर एक जिम्मेदारी डाली है। क्या ये कहता है कि अगर डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो ही रिडम्पशन किया जाएगा या तो फ्रेश इश्यू से किया जाएगा। मतलब कि कंपनी की एसेट्स को बेच के कंपनी को लिक्विडेशन में लाके इसका पेमेंट करना जरूरी नहीं है इन सर्टेन केसेस। ओके, नो सच शेयर्स कैन बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पार्शियली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है और उसको रिडम्पशन कर दो, नो, पहले उसको फुली पेड अप बनाओ और उसके बाद पूरी प्रोसेस करो। तीसरा पॉइंट है सी, जिसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट समझते हैं, इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ द कंपनीज इज में बी प्रिस्क्राइब
The whose financial statements comply with the accounting standard prescribed for such class of the companies under section 133. The premium, if any, payable on redemption shall be provided for out of the profit of the company before the shares are redeemed. Provided also that premium, if any, payable on redemption of any preference share issued on or before the commencement of this act by any such company shall be provided for out of the profit of the company or out of the company's security premium account before such shares are redeemed. इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा मैं आपको बताता हूं कि क्या कहता है. In case of such class of the companies as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standards prescribed for such class of the companies under section 133, the premium, if any, payable on redemption shall be provided for out of the profit of the company before the shares are redeemed. मतलब सेक्शन 133 जो है वो ये कहता है कि कौन सी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम एस कहते हैं, और इंड एस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसी के अंतर्गत नोटिफाई किए जाते हैं. तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कब करना है, जो हमने ऊपर देखा उसके आधार पर करना है. तो कुछ केस में ये हम रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है. In case of the other companies not falling under one above, the premium, if any, payable on redemption shall be provided for out of the profit of the company or out of the company's security premium account before such shares are redeemed. मतलब जो कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने का, वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं. D point है, where any such shares are proposed to be redeemed out of the profit of the company, there shall out of divisible profit, that means profit which would otherwise have been available for dividend, be transferred to a reserve account to be called capital redemption reserve account. A sum equal to the nominal amount of the shares redeemed and the provision of the act relating to the reduction of the share capital of a company shall, except as provided in the section, apply as if the capital redemption reserve CRR account were the paid up share capital of the company. The utilization of CRR account is further restricted to issuance of fully paid up bonus shares only. चलिए बढ़िया है. ये क्या कहना चाहते हैं कि जब हमें पता है कि कैपिटल का कुछ हिस्से को रिडम्पशन करना आवश्यक है, तो क्या कंपनी करेगी कि हर साल कुछ न कुछ अमाउंट अलग से रखेगी अपने प्रॉफिट में से और एक नया अकाउंट ओपन करेंगी जिसका नाम होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, CRR अकाउंट. मान लो कंपनी को आज से पता है कि भाई 5 साल बाद हमें 10 करोड़ रुपीस प्रेफरेंस शेयर के वापस करने हैं, तो कंपनी क्या करेगी, हर साल अपने प्रॉफिट में से 2 करोड़ रुपीस अलग रखेंगी और CRR अकाउंट में क्रेडिट कर देंगी. उससे क्या होगा कि 5 साल के अंदर 10 करोड़ की राशि जमा हो जाएगी, तो कंपनी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा. और ये CRR अकाउंट में आप पैसा जब जमा करते हो तो इसको प्रैक्टिकल पर्पस से आपकी कैपिटल ही माना जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, CRR अकाउंट का उपयोग फुली पेड अप बोनस शेयर्स के अलावा और कहीं नहीं होगा. मतलब पिछले हम जो सम कर रहे थे बोनस इश्यू करने के समय, हम क्या करते थे, बोनस शेयर इश्यू करने के समय पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और CRR अकाउंट को वाइप ऑफ करते थे. उसका यही कारण था कि कंपनी अकाउंट में कंपनीज एक्ट के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है. From the legal provision outlined above, it is apparent that on the redemption of redeemable preferences out of accumulated divisible profit, it will be necessary to transfer to the capital redemption reserve account an amount equal to the amount repaid on the redemption of preferences on account of the face value less proceed of a fresh issue of the shares made for the purpose of redemption.
मतलब कि आप जो भी फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की उतनी अमाउंट की एक हर साल में आप अलग अलग अमाउंट कंप्लीट करेंगे, तैयार रखेंगे, और अगर कोई फ्रेश इश्यू शेयर्स का होने वाला है तो उतनी अमाउंट को प्रोविजन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। The object is that with the repayment of redeemable preferences, the security for creditors, banker should not be reduced. मतलब कि भाई कंपनी ने चलो अभी प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल बना ली, कंपनी अच्छी चलने लगी और रिडम्पशन करके सबको पैसे वापस कर दिए, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा, क्रेडिटर्स को प्रॉब्लम होगा, सभी रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। At times, a part of the preference share capital may be redeemed out of accumulated days of profit and the balance out of the fresh issue. मतलब कि कंपनी की पोजीशन के अनुसार कभी कभी फ्रेश इश्यू करेंगे, कभी कभी प्रॉफिट में से पैसा देंगे, कभी कभी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ये कहते हैं मेथड्स, और मेथड्स को हम समझेंगे। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ फुली पेड अप शेयर्स। फुली पेड अप का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स अगर 10 रुपए का इश्यू किया है तो वो सारे 10 रुपये कंपनी के पास आ चुके हैं। Redemption of the preference share means repayment by the company of the obligation on amount of the shares issued. According to the Companies Act 2013, preference share issued by a company must be redeemed within the maximum period, normally 20 years, allowed under the Act. Thus, a company cannot issue irredeemable preference shares. आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कंपनी कैन इश्यू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपको क्या कहना है? फॉल्स। फिर जो दो सेंटेंस में आप जवाब लिखेंगे उसमें ये कहेंगे कि भाई कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि 20 साल के अंदर आपको रिडीम करना है, ताकि हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। Section 55 of the Companies Act 2013 deals with the provisions relating to redemption of preference shares. It ensures that there is no reduction in shareholder funds due to redemption, and thus the interest of the outsider is not affected. For this, it requires that either fresh issue of the share is made or distributed profit are retained and transferred to capital redemption reserve account. ये सारी चीजें अब रिपीट हो रही है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया उसका। हमारे स्टडी मटेरियल में एक कॉमन चीज है, बहुत बार आपको लगेगा कि चीजें जो है वो रिपीट होती है, लेकिन ये अलग अलग एंगल्स से दी गई होती है, तो एक बार इसको पढ़ लेना आवश्यक है। The rationale behind this provision is to protect the interests of the outsider to whom the amount is payable before redemption of preference share capital. The interest of the outsider is protected if the nominal value of the capital redeem is substituted, thus ensuring the same amount of the shareholders fund. मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड जो है वो अमाउंट कम नहीं होनी चाहिए। आउटसाइडर कौन है भाई? आउटसाइडर जो है वो कौन है? सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, एम्प्लॉइज भी होते हैं। ये सभी लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। In case of redemption of the preference share out of the proceed of a fresh issue of the shares, replacement of capital and tangible asset is obvious. मतलब जब फ्रेश शेयर इश्यू किया जाता है तो कभी कभी कैपिटल वगैरह में चेंजेस आते हैं, टेंजिबल एसेट में भी चेंजेस आएगा। If redemption is done out of distributable profit, replacement of capital is ensured in indirect manner by retention of the profit by transfer to capital redemption reserve. In this case, the amount which would have otherwise gone to the shareholder in the form of dividend is retained in the business and it is used for settling the claim of preference shareholder. मतलब क्या है कि भाई आपको कंपनी बनाई, उसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी प्रॉफिट हो वो सब आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दे देना है। नहीं, पहले आप, अगर आपकी जिम्मेदारी है आगे जाके रिडेम्पशन करने की प्रेफरेंस है,
तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में अमाउंट प्रोपोर्शनेट अमाउंट जमा करने के बाद ही डिविडेंड पे कर सकते हो। द ट्रांसफर of divisible profit to capital redemption reserve makes the non-divisible profits, as capital redemption reserve can be used only for issue of the fully paid bonus shares. Profit retained in the business ultimately gets converted into the share capital. मतलब कि ये जो है सीआरआर के अंदर रही राशि अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, वो कैपिटल में ही कन्वर्ट होगी। Security cover available to the outside stakeholders depends upon called up capital as well as uncalled capital to be divided by the company as per its requirement. To ensure that the interests of the outsider are not reduced, Section 55 provides for redemption of only fully paid up shares. मतलब शेयर्स को तभी रिडम्पशन किया जाएगा जब वो फुली पेड अप होगी। From the above paras, it can be concluded that the gap created in the company's capital by the redemption of redeemable preference share must be filled in. मतलब कि जो अवकाश क्रिएट होगा पेमेंट करने से वो पूरा किया जाएगा। कहां से? या तो प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स, नया शेयर इश्यू किया जाएगा, या तो कैपिटलाइजेशन ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दैट इज द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर से, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अभी बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर बाय फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स। पहले नए शेयर्स इश्यू करेंगे। One of the method for redemption of preference share is to use the proceed of a fresh issue of the shares. A company can issue new shares, either equity shares or a preference shares, and the proceed from such new share can be used for redemption of preference shares. The proceed from issue of debenture cannot be utilized for this purpose. देखिए यहाँ पर फिर से रोक लगा दी। क्या? जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर कहा था कि मुझे इक्विटी की बजाय अपना स्ट्रक्चर डेट पे ले जाना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या बोल दिया है? A debenture cannot be utilized for this purpose. It must be either preference share or equity shares. A problem arises when a fresh issue is made for the purpose of redemption of preference shares at a premium. The point to ponder is that whether the proceed of a fresh issue of shares will include the amount of security premium for the purpose of redemption of preference shares. हमको यहाँ पर एक मतलब क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। देखिए, हमें रिडेम्पशन के लिए मान लीजिए कि 10 सीआर की आवश्यकता है। मैं अगर इक्विटी शेयर इश्यू करता हूं, मेरी प्रोसीड है 8 सीआर की, जिसमें मैं 25% सिक्योरिटी प्रीमियम लाता हूं, तो मुझे 25% माने 2 सीआर, कुल मिलाकर 10 सीआर मेरे पास पैसे तो आ जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जवाब है ना। अगर आप रिडेम्पशन 10 सीआर का कर रहे हो तो आपको फ्रेश कैपिटल भी 10 सीआर की रिलीज करनी है। बाद में आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह लेते हो तो वो आप अलग से लोगे। दैट इज द प्रोविजन इन सेक्शन 52। अब इसको पढ़ते हैं। Towards issue of unissued share of the company to be issued to the members of the company's fully paid bonus shares. सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है? एक तो जो शेयर इश्यू नहीं किए वो उसका उपयोग होगा, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, राइट ऑफ एक्सपेंस ऑफ कमीशन वगैरह, टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ redeemable preference shares for the purpose of its own shares or other securities. तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग था। It may be noted that in certain class of the companies, सेक्शन 133 की जो हमने डिस्कस किया था, वो दो चीजों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो बी एंड डी को देख लेते हैं। To write off preliminary expense and to provide for premium on redemption of redeemable preferences or debenture of the company. मतलब कि ये प्रीमियम देने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती कुछ कंपनियां।
एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आएगा तो इसमें क्लियर लिखा होगा कि सेक्शन 133 के अंदर कंपनी गवर्न हो रही है तो हमें इसका उपयोग नहीं करना है। In other way, except the above prescribed way in which security premium account is utilized will be in contravention of the law। मतलब कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपनी मर्जी से सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल बी द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। कंपनीज एक्ट के कोई भी क्लोज का वायलेशन भी होता है कंपनी के द्वारा तो पनिशेबल ऑफेंस होता है। Thus, the proceed of a fresh issue of the shares will not include the amount of the security premium। जैसे मैंने कहा कि आपको फ्रेश इक्विटी कितनी रेज करनी है, जितनी आप रिडेम्पशन कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप अलग से गिनोगे। Now, what are the reason for issue of the new equity shares? New equity shares क्यों issue करते हैं? A company may prefer issue of the new equity shares for the following reason। पहला, when the company has come to realize that the capital is needed permanently and it makes more sense to issue equity shares in place of redeemable preference shares, as preference shares carry a fixed rate of dividend। कभी कभी क्या होता है, मार्केट डल था इसलिए कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया था, मार्केट अच्छी है तो इक्विटी शेयर कर दो तो कोई बर्डन नहीं रहेगा कभी, चलो ये 8% के हिसाब से आपको डिविडेंड पे करना ही है। दूसरा, when the balance of the profit which would otherwise be available for dividend is insufficient, मतलब कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कर रही है कि रिडम्पशन की राशि को पूरा कर सके तो क्या होगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू इश्यू द न्यू इक्विटी। तीसरा, when the liquidity position of the company is not good enough, मतलब कंपनी की खुद की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है तो कंपनी को नया शेयर्स इश्यू करके फंड को रेज करना आवश्यक है। Now, what are the advantages of the redemption of preference shares? एक तो है नो कैश आउटफ्लो ऑफ मनी नाउ और लेटर, क्योंकि अगर फ्रेश इक्विटी इश्यू करते हो तो आपको कैश आउटफ्लो अभी भी नहीं होगा जो कि आप रिडेम्पशन में यूज कर रहे हो, और आगे जाके भी चिंता नहीं है क्योंकि इक्विटी शेयर्स को आपको रिडीम करना जरूरी नहीं है। सेकंड, मतलब करना ही नहीं। न्यू इक्विटी शेयर्स विल बी वैल्यूड एट अ प्रीमियम। मान लो कंपनी की पोजीशन अच्छी है तो आपको प्रीमियम भी कलेक्ट कर सकते हो। शेयर होल्डर्स रिटेन देयर इक्विटी इंटरेस्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो है वो अपना इंटरेस्ट कंपनी के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, देयर विल बी डाइल्यूशन ऑफ द फ्यूचर अर्निंग, मतलब फ्यूचर अर्निंग में से आपका डाइल्यूशन होगा क्योंकि नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग इन द कंपनी इज चेंज इफ द फ्रेश इश्यू इज मेड टू आउटसाइडर्स। अगर आप राइट इश्यू नहीं करते हो तो आउटसाइडर बहुत सारे लोग नए आएंगे कंपनी के अंदर। In case the fresh issue is made to existing shareholders in proportion to the shareholding, the disadvantage of change in shareholding pattern can be mitigated। मतलब कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मिटिगेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही आप राइट इश्यू ऑफर कर सकते हो उनके प्रपोर्शन के अंदर। हम पिछले यूनिट में ये सब कुछ चीजें समझ चुके हैं। अब बात करते हैं एज एन अकाउंटेंट हमें एंट्री क्या करनी। ठीक है सर, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करके पूरी तरह से बोर कर दिया है तो अब मुद्दे पे आते हैं और हम अकाउंटिंग एंट्रीज को देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये थियरी जो है उसी में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसा मैंने पिछले यूनिट में भी कहा था। आगे जाके आप देखेंगे कि ये जितनी भी एंट्रीज आएगी ना, ऑल एंट्रीज विल बी बैक्ड बाय द लॉ के अंदर रहे वर्डिंग्स। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वर्डिंग को ही इन लोगों ने सम बनाया है। तो चलिए चलते हैं। अभी नए शेयर इश्यू कर रहे हैं, वो नए शेयर एट पार कर रहा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, बैंक अकाउंट में 10 करोड़ आए और शेयर कैपिटल को इश्यू कर दिया। दूसरा, न्यू शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया और दोनों को शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो चीजें हम जानते हैं।
अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन की बारी है, ये नई एंट्री है, ये इसको समझते हैं। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार है, 10 रुपए का था, 10 पे पेमेंट कर रहा है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को जमा कर दीजिए। ये जो जमा किया है शेयर होल्डर्स का अकाउंट, फिर उसको डेबिट करके आप बैंक में पेमेंट करो। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट ए प्रीमियम, अब प्रीमियम पर किया तो जो डिफरेंस का पैसा है वो कहां से लाओगे? मान लीजिए कि वैल्यू ऑफ शेयर्स 10 रुपये से आप 12 रुपीज पे रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम 2 रुपया है, ये कहां से लाओगे? ये यहाँ पर लिखा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 10 रुपया डेबिट होगा, प्रीमियम 2 रुपया होगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को 12 रुपया जमा होगा। अब व्हेन पेमेंट इज मेड, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे 10 रुपये से, बैंक मतलब 12 रुपये से, और बैंक में पेमेंट कर देंगे 12 रुपये से। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैसे करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसको डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 रुपये से, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो 2 रुपया वाली एंट्री है हमारी, वो भी सेटअप हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थियरी का पार्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन बीच बीच में आता रहेगा कंसेप्ट, तो हम पढ़ते जाएंगे और नए नए इलस्ट्रेशन को करते जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। इलस्ट्रेशन नंबर 1, Hinduja Company Limited had a 5,008% redeemable preferences of ₹100 each fully paid up। मतलब कि कुल मिलाकर 5,000 शेयर्स थे, 100 पे मतलब 5 लाख रुपीस के है, fully paid up है। The company decided to redeem these preferences at par, मतलब 5 लाख ही पेमेंट करेंगे, by the issue of sufficient number of the equity shares of ₹10 each fully paid up at par, मतलब 5 लाख के ही शेयर इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर करेंगे, तो वो भी 10 रुपए के हैं, तो 50,000 शेयर इश्यू करेंगे तो 5 लाख रुपया हो जाएगा। You are required to pass necessary journal entries including cash transaction in the book of the company। तो कैश ट्रांजेक्शन क्या है? जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का फंड आएगा, दैट इज द कैश ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, वो आपको पहले देखना है। पहले तो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीमेबल है, यस इट इज ऑलवेज रिडीमेबल, क्योंकि रिडीमेबल नहीं होते। दूसरा, क्या फुली पेड अप है? यस। तीसरा, कंपनी फंड कहां से ला रही है? या तो फ्रेश इश्यू से ला रही है या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से ला रही है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि कंपनी decides to redeem by raising the debt of ₹5 lakhs, तो क्या रिडीम हो पाता? नहीं। ओके, तो अब एंट्रीज करनी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या हो जाएगा कि ये जो हिंदुजा कंपनी है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। किस चीज के आएंगे भाई? उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया आएगा। कहां से आएगा? 50,000 इक्विटी शेयर्स at the ₹10 issued 8 par। पैसा सीधा कहाँ लिया जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये हमारा एक काम पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? हमने इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर दी। अब बारी है पेमेंट करने की। तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स जो है उसका पेमेंट हमें करना है। एक कॉमन कंपनी के अंदर सिस्टम होती है, अकाउंट को डेबिट करके डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करते। पहले क्या करते हैं, एक पेएबल अकाउंट में फंड ले लिया जाता है। सो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 lakhs
इसका पर्पस क्या है प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये क्यों इस तरह से टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ऐसा करा जाता है, ये आपको बताता हूं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दूसरा शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख से टू बैंक अकाउंट, मतलब 5 लाख। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि 5 लाख में से कोई शेयर होल्डर्स जो है वो फॉरेन चला गया हो, कोई एक्सपायर हो गया होगा, कोई फंड किसको देना है, तो पेमेंट किसको करना है वो क्लैरिटी नहीं है, और ये 8% वाला अकाउंट को क्लोज करना आवश्यक है। पहले क्या कर लिया जाता है, शेयर होल्डर्स अकाउंट करके एक अकाउंट खोल के पूरा फंड उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। फिर उसमें से डायरेक्ट अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट नंबर के आधार पर अब पेमेंट होता है। तो क्या होगा कि उसकी बैंक को ये फंड जो है वो पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले ये सारी चीजों में बहुत एहतियात नहीं बरती जाती थी। मान लो 20 साल पुराना कोई है और कंपनी को पता ही नहीं है कि इसका बैंक अकाउंट क्या है, जो भी नोटिस वगैरह या तो लेटर्स भेजते हैं वो वापिस आते हैं, तो कंपनी क्या करती है, इस फंड को अपने पास अलग से रख देगी और इसके कुछ समय अवधि के बाद इन्वेस्टर्स फंड जो आरबीआई ने बनाया है उसमें वो फंड भेज दिया जाता है, मतलब कंपनी के पास ये नहीं रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। चलिए शुरू करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं और फिर पहुंचते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 की ओर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है? C Limited had a 10,000 10% redeemable preferences of rupees 100 each। मतलब कितनी राशि है? 10 लाख रुपया। फुल्ली पेड अप है? यस। The company decided to redeem these preferences at par, मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, by issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each। अब sufficient number का मतलब क्या है? मतलब कि हमें कैलकुलेट करना है। Equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share as fully paid up। You are required to pass necessary journal entries including cash transaction। तो चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। सिंपली इतना समझ लीजिए कि हमें सबसे पहले क्या समझना है, एक नोट लिखनी है। नोट में आप क्या लिखोगे कि भाई कंपनी जो है उसको 10 लाख की आवश्यकता है, लेकिन कंपनी नीड्स 10 लाख, लेकिन जो नया फैस इश्यू होगा वो 10 लाख से कम नहीं हो सकता। मतलब कि कंपनी 10 लाख रुपए का इक्विटी रेज करेगी और इसके ऊपर 2 लाख रुपए का प्रीमियम रेज करेगी। तो ये हमें सिर्फ इतना समझना है कि जितनी रिडम्पशन अमाउंट है उतनी तो मिनिमम कैपिटल आपको रेज करनी है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट, कुल मिलाकर 12 लाख रुपया आप मंगा रहे हो कस्टमर से, शेयर होल्डर से। ये 12 लाख रुपया जो है उसको आप कैसे करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 10 लाख रुपया टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपया। आपने कितने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए? 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10, सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2। और रिजोल्यूशन नंबर, डेट, वो सब आपको लिख लेना है। अब क्या करना है? पेमेंट कर देना है। क्या? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। इसको दे देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को। तो ये 10 लाख रुपया यहाँ पर
चला गया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट पार फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करके बैंक अकाउंट को जो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितनी राशि? 10 lakhs। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यहाँ पर मैं एल लिखता हूँ, आपको फुल अमाउंट लिखनी है। कभी भी एग्जाम में गलती मत करना, एल या 100 या 1000 ऐसा कुछ लिखने की। ऐसे आप नहीं करेंगे, मुझे पता है। चलिए, तो इसमें कुछ था नहीं, सिंपली ये नोट को समझ लेते हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन इज 10 lakh, therefore face value of the equity shares to be issued for this purpose must be equal to 10 lakh. Premium received on issue cannot be used to finance the redemption, मतलब इसका उपयोग नहीं कर सकते। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? G India Limited had 9,000 10% preferences of 10 rupees 10 each, मतलब 90,000 का है, fully paid up है। Company decided to redeem these preferences at par by the issue of sufficient number of equity shares of rupees 9 each, fully paid up। मतलब बहुत ही सिंपल है। कंपनी ने क्या सोचा है कि भाई अब 9 रुपीस का शेयर इश्यू करेंगे। हालांकि कंपनीज एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 रुपीस का शेयर भी इश्यू हो सकता है, 2 रुपये का भी हो सकता है, 9 रुपीस का भी हो सकता है। तो ये हमारा दिमाग को टेस्ट कर रहा है कि भाई हम जानते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में हम फंड लाएंगे। कहां से आएगा? पब्लिक नहीं, डेबिट। कितना? 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10% redeemable preference share capital account debit 90,000 to preference shareholder account 90,000। कुछ सोचना नहीं है इसमें, और पैसा उठाकर बैंक में से पेमेंट कर देना। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतना सिंपल कभी भी पूछा नहीं जाएगा। तो क्या है कि हमें समझाने के लिए आगे जाके इलस्ट्रेशन पड़े होते जाएंगे। अब मिनिमम फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स, उसका कैलकुलेशन हमें करना है कि मैं मिनिमम कितने शेयर्स इश्यू करने हैं। Sometime examination problem does not specify the number of the shares। अभी एक एग्जांपल में नहीं था, तो हमने खुद कर लिया। To be issued for the purpose of redemption of preference shares and required that the minimum number of the shares should be issued to ensure that the provision of the Section 55 of the Company Act 2013 are not violated। मतलब शेयर कैपिटल को मेंटेन करनी है, वो वायलेशन नहीं होना चाहिए। This is done in 4 steps as given below। पहला, in such case the maximum amount of the reserve and surplus available for redemption is ascertained taking into account the balance appearing in the balance sheet before redemption and the additional information provided in the problem। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर जनरल बैलेंस के अंदर 1 लाख रुपया बैलेंस है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो डिसाइड करते हैं कि बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन 40,000 अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी यूज कर पाएंगे? 60,000। दूसरा, आफ्टर एसर्टिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसी हर चीजों के लिए करना, कैपिटल रिडम्पशन, रिजर्व के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। दूसरा, आफ्टर एसेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन, adjustment for premium on redemption payable out of the profit is made and then it is compared with the nominal value of the shares to be redeemed। मतलब अगर कुछ प्रीमियम देना है रिडेम्पशन पर तो उसका भी कैलकुलेशन करना है। By comparison, one get the minimum proceed of fresh issue as Section 55 permits redemption either out of the
प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इश्यू और आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब जाके एक इक्वेशन बना है, क्या बना है कि मिनिमम प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स मींस नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, नॉमिनल वैल्यू शब्द लिखा है यहाँ पर, माइनस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। मतलब मान लो कि 10 सीआर आपको रिफंड करने हैं, आपके पास प्रॉफिट एंड अदर रिजर्व्स में 5 सीआर पड़े हैं, तो मैक्सिमम 5 सीआर के शेयर आप इश्यू कर सकेंगे। दैट्स इट। आफ्टर computation of minimum proceeds, the minimum number of the shares to be issued are determined by dividing minimum proceed by the proceed of one share. This is done as follow. मतलब कि हमें 5 सीआर चाहिए सपोज, और 10 रुपए के शेयर अगर हम इश्यू करते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो 50 लाख शेयर्स मिनिमम इश्यू करने हैं। Proceed of one share means the par value of the share issued. If it is issued at par or premium, मतलब आप इसके ऊपर प्रीमियम भी लेते हो, 12 रुपए में इश्यू करोगे, तो यहाँ पर आपको डिवाइड जो है वो फेस वैल्यू से ही करना है। चौथा स्टेप, minimum number of share calculated as per the three above needs to be adjusted due to the various reason. Firstly, share fraction cannot be issued. मतलब कि ऑप्शन में आया कि भाई चलिए आपको 225.25 शेयर्स इश्यू करने हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। Thus, if minimum number of shares is per 3 above includes a fraction, it must be approximated to the next higher figure. That the provision of the section 55 are not violated. मतलब ये 225 शेयर आप इश्यू नहीं करो, इससे ज्यादा करो। Second, if the examination problem state that the proceed number of the shares should be a multiple of say 10, 50, 100, then again the next higher multiple should be considered. तो चलिए बहुत ही इसको समझते हैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से। The board of the director of the company decide to issue minimum number of the equity shares of ₹9 to redeem 5 lakh preference shares. The maximum amount of divisible profit available for redemption is 3 lakh. मतलब 2 लाख रुपए की है आवश्यकता है, 3 लाख खुद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द शेयर्स टू बी इश्यूड। 2 लाख को 9 से डिवाइड करेंगे, that the provision of the section 55 are not violated. Also determine the number of the shares if the company decided to issue shares in multiple of ₹50 only. तो यहाँ पर 50 रुपए के मल्टीपल से ही इश्यू करने हैं, तो क्या होगा? चलिए ये एरिथमेटिक कैलकुलेशन को पूरा करते हैं और देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख है, मैक्सिमम पॉसिबल रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट 3 लाख देके रखा है। तो मिनिमम प्रोसीड, ये सब तो मिनिमम है, मैंने गलती से एक बार मैक्सिमम बोल दिया था, लेकिन ये मिनिमम है। प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू मतलब कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अगर आप इसके साथ ज्यादा शेयर रेज करना चाहो तो कोई बार नहीं है, मिनिमम तो आपको 2 लाख इश्यू करने हैं, दैट इज 5 लाख माइनस 3 लाख। अभी प्रोसीड ऑफ वन शेयर, एक शेयर की प्रोसीड क्या है, ये हमें ऑड और इवन सिखाने मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए 9 रुपया रखा गया है, हालांकि 10 रुपया होता है तो राउंड ही आएगा। एनीवे, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख डिवाइडेड बाय 9 करते हैं,
सो 22,222.22। अब ऐसे शेयर्स तो कभी इश्यू नहीं होते, तो दैट मीन्स कितने शेयर इश्यू हो गए? 22, 22 to 3। अभी शेयर जो है इन मल्टीपल ऑफ 50 इश्यू करना है, तो मतलब यहां पर या तो 50 हो या 00 हो, तो आपको 2250 शेयर्स इश्यू करने हैं। सिंपल। तो ये एरिथमेटिक प्रॉब्लम था जो हमने सोल्व किया। चलिए इसको देख लेते हैं कैलकुलेशन को। तो कंपनी को 22,250 शेयर्स इश्यू करना है। अब और नहीं, मैंने मतलब हाइपोथेसिस यहाँ पर अलग अलग दी है, इसको समझ लेते हैं। फ्रेश इश्यू एट अ प्रीमियम एंड मिनिमम फ्रेश इश्यू। प्रीमियम अगर करते हैं तो क्या होगा? द कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ द शेयर्स व्हेन फ्रेश इश्यू इज एट प्रीमियम should be handled very carefully. Minimum fresh issue cannot be calculated unless one knows the profits available for replacement of preference shares, and profit available for replacement cannot be determined unless one knows the portion of the profit available for redemption which is required for paying premium on redemption. बट अब सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, दूसरा उसमें से कितना प्रॉफिट आप यूटिलाइज कर पाओगे रिडम्पशन के लिए। टू टैकल दिस, assume that the profit available for redemption is not required for paying premium on redemption or preference shares. In other words, it means that security premium, including premium on fresh issue, is comparatively more than premium on redemption. मतलब कि जो भी है सिक्योरिटी प्रीमियम है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फ्रेश इश्यू, मतलब आने वाले इश्यू में भी जो होगा इज कंपैरेटिवली मोर देन द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के अंदर आप जो प्रीमियम पे करोगे उससे वो अमाउंट ज्यादा है। If the above assumption holds good, minimum number of the shares can be calculated in a simple manner without use of equation. But if above condition does not hold good, then an equation is used to determine the minimum number of shares. Fine. तो शॉर्ट में आपको चीजें को देखकर समझकर आगे बढ़ना है। पूरा हम जो इलस्ट्रेशन करेंगे उसमें ये समझ में आ जाएगा। मिनिमम फ्रेश इश्यू टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडम्पशन। Beside ensuring compliance with Section 55, the fresh issue of the shares is made to provide funds for making payment to preference shareholders. To calculate minimum number of fresh shares to be issued to provide funds, amount payable to preference shareholder is compared with funds available for redemption, and the balance of the funds to be raised by fresh issue of the shares are calculated. मतलब ऊपर जिस तरह से हमने कैलकुलेशन किया ऐसे ही करना है। The amount to be raised is divided by the issue price of the shares amount payable by shareholders, including premium if any, to compute the minimum number of the shares to be issued. तो ऊपर जो 4 स्टेप हमने समझे थे उसी का ये पूरा ब्यौरा दोबारा रिपीट किया है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 के ऊपर। यहां पर हमें X Limited gives you the following information as at 31st March 2023। चलिए 23 में हम आ पहुंचे हैं, अब तक 22 का इस्तेमाल करते थे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स जो है वो शेयर कैपिटल 2,90,000 की थी, रिजर्व एंड सरप्लस 48,000 के थे, करंट लायबिलिटी 56,500 है, एसेट्स पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,45,000 है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,500 है, करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बैंक वो 31,000 है। क्या डेली हो रहा है? आइडियली होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो समझ लेना कि ये एक्सट्रैक्ट है। 290 प्लस 48,000 प्लस 56,500 394,500।
तो ये पूरा बैलेंस शीट यहाँ पर दिया हुआ है। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50, each equity shares of ₹2,25,000 and ₹100 each preference shares of ₹65,000 issued on 1st April 21. Reserve and surplus comprises profit and loss account only. मतलब यहाँ पर सिर्फ P&L है और कुछ रिडम्पशन रिजर्व या सिक्योरिटी है नहीं है। शेयर कैपिटल का बाइफर्केशन इक्विटी शेयर 2,25,000, प्रेफरेंस शेयर 65,000 है। तो ये दोनों का टोटल 2,90,000 है। आगे बढ़ते हैं। In order to facilitate the redemption of the preference shares at a premium of 10%, the company decides, पहले तो प्रीमियम 10% है, तो कुल फंड की आवश्यकता कितनी है? 65 प्लस आपको 10% यानी कि 65,000 प्लस 6,500 71,500। अब कैसे काम करते हैं? टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹50। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 18,500 है, लेकिन 15,000 में सोल्ड ऑफ करना है। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। मतलब यहाँ जो बैंक में पैसे पड़े 31,000, उनमें से 12,000 का बैलेंस ऐसे ही रखना है, यानी कि आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो? 19,000। ओके। तीसरा, टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each shares to raise the balance funds required. You are required to pass the necessary journal entries to record the above transaction. तो चलिए इसको पहले वर्किंग के आधार पर समझते हैं और फिर एंट्रियां पास करते हैं। हमें वर्किंग नोट बनानी है। वर्किंग नोट बहुत ही सिंपल है। Calculate the number of shares to be issued. Calculation of number of shares. एक तो अमाउंट पेएबल क्या है? अमाउंट पेएबल 65,000 plus 6,500, that is 71,500, less shell of investment 15,000 रुपये इससे मिलेंगे। बैंक में कितना पैसा ले सकते हैं? लेस अवेलेबल इन बैंक। बैंक में एक कंडीशन दी है, 31,000 पड़ा है, उनमें से 12,000 तो रखना ही है, तो 19,000 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू 37,500। तो नंबर ऑफ शेयर अगर 10 रुपए का इश्यू करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने का इश्यू करेंगे वो देख लेते हैं। ₹50 का, तो 37,500 डिवाइडेड बाय 50, आप कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, तो ये आता है 750 शेयर्स। मतलब नया इश्यू जो करेंगे तो 750 का करेंगे, अमाउंट करेंगे 37,500। तो अब हमारे पुराने दिन को याद कीजिए। नया फ्रेश इश्यू करते थे, पहले क्या करते थे? बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे। बैंक अकाउंट को जब आपने डेबिट किया तो 37,500 आया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 37,500 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके इक्विटी अकाउंट में ले जाएंगे। डेबिट। $37,500 to equity share capital account।
चलिए ये इश्यू हो गया। अब हमारा दूसरा कार्य जो है वो है रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, साथ में प्रीमियम भी पेड कर रहे हैं। तो पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको डेबिट कर देंगे 65,000 से। दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6,500 डेबिट। यह पैसा कहां लिया जाएगा? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में 71,500। अभी बाकी जो चीजें हुई ना उसकी एंट्री भी हमें करनी है, तो उसको भी समझ लेते हैं। अभी हमारा चैप्टर 2 पिक्चर में आएगा। बैंक अकाउंट में कितना रुपया आया भाई? 15,000। क्या हुआ? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन P&L को प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल। कितने रुपए का? 3,500 का। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,500। अभी यहां पर हमें एक अकाउंट में फंड क्रिएट करना है, उसको पहले समझ लेते हैं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ अकेला था, उसको हम डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? कि भाई 65,000 प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट थे, उनमें से हमारे पास 37,500 रुपीज नए इक्विटी शेयर के फ्रेश रुपीज आए। तो अभी 27,500 रुपीज हम प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर करें। किसको देंगे? टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को। ये क्यों करना आवश्यक है? तभी जाके सेक्शन 55 का पालन होगा। अब बाकी की एंट्री पूरी कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, जिसमें ऑलरेडी 71,500 रुपीज पड़े हैं। टू बैंक अकाउंट, तो ये हो गए 71,000। दिस इज द पेमेंट। अभी हमने प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया था 6,500 को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये पैसे कहां से आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में से। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 6,500। तो ये प्रीमियम वाला अकाउंट वाइप ऑफ हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें, ये इलस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है एक एंट्री की वजह से, वो मैं आपको बता दें। देखिए यहाँ पर हमने फ्रेश कितने रुपीस इश्यू किए? 37,500। तो ये फिगर आपको याद रखना है। 37,500 और पेमेंट आप कर रहे हो 65,000 का, दोनों के डिफरेंस की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में लाना है। ये ऐसा क्यों करना है? तभी जाके आप अपना शेयर कैपिटल को बरकरार कर सकते हो। इसका सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। ये कंपनी का जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन में फिगर दिए है वो क्या है? ये रिजर्व एंड सरप्लस पूरा P&L है। उनमें से आपने शेयर कैपिटल कितना इश्यू किया था? ये 65,000 अगर आप निकाल रहे हो और फ्रेश आप इश्यू कर रहे हो 37,500, मतलब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अब कितना बन जाएगा? दिस इज 262,500।
तो यहां से रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उनमें से आपको CRR कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व फंड CRR अकाउंट में 27,500 कंपल्सरीली ट्रांसफर करने हैं ताकि ये 290 का फिगर जो है वो इंटेक्ट रहे और आउटसाइडर लोगों को कंपनी में विश्वास बना रहे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा कि कितने एडजस्टमेंट हुए। एक तो लॉस का हुआ 3,500 का, फिर 27,500 का हुआ और फिर 6,500 आपने प्रीमियम पे किया। तो ये कुल मिलाकर आपके 3 एंट्री इसमें से निकल गई। तो ये हम 3 एंट्री निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अभी भी पड़ा है 10,500 से, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके सामने एसेट भी एडजस्ट हो रही है, तो आपका नया बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। लेकिन आप ये 27,500 की एंट्री को अच्छी तरह से समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये शो करती है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या है। So this entry is passed. For transfer to CRR out of divisible profit an amount equivalent to excess of nominal value of the preference shares over proceed face value of the equity shares 65,000 minus 37,500। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन से कंसेप्ट है उसको देखते हैं। Redemption of the preference shares by capitalization of the undistributed divisible profit। divisible मतलब जिसको आप डिविडेंड के तौर पर पेमेंट कर सकते हो, that is। चलिए, another method of the redemption of the preference shares is for the company's act is to use the distributable profit in place of issuing new shares। When shares are redeemed by utilizing distributable profit, an amount equal to the face value of the shares redeemed is transferred to capital redemption reserve account by debiting the distributable profit, जैसे ऊपर हमने किया 27,500। In other words, some of the distributable profits are kept aside to ensure that it can never be distributed to the shareholders as dividend। मतलब शेयर होल्डर्स को इसका पेमेंट आप नहीं कर सकते। Profit or a portion of the profit that can be otherwise legally distributed as dividend to the stakeholder is known as divisible or distributable profit। तो आमतौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रही राशि को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इन दिस कनेक्शन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट when any such shares are redeemed otherwise than out of the proceeds of the fresh issue, there shall out of profit which would otherwise have been available for dividend be transferred to a reserve to be called the capital redemption reserve account, sum equal to the nominal amount of the shares redeemed। तो ये जो अभी हमने 27,500 की एंट्री की वो इसी के कारण की थी। नॉट ओनली डिविजिबल प्रॉफिट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द CRRA। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में से आप एंट्री नहीं डाल सकते या तो लोन लेकर नहीं डाल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपके पास सरप्लस पड़ा है उसी का उपयोग कर सकते हो। अगर आपके पास आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया है कोई एसेट को रिवैल्यूएट करके, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? Advantages of the redemption of the preferences by capitalization of the undistributed divisible profits are no change in the percentage of the equity shareholding of the company and surplus fund can be used। Disadvantage क्या है? Disadvantage of the redemption of the preferences by capitalization of the undistributed profit is that there will be a reduction in liquidity or assets may need to be sold such as investment। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है वो भी देख लेते हैं। For transferring nominal amount of shares redeemed to capital redemption reserve account, जनरल रिजर्व को आप डेबिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस को करो, एनी अदर डिविजिबल प्रॉफिट को करो, कभी कभी कोई नाम से आपने अलग पार्क किया है फंड तो उसका उपयोग कर सकते हो टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। When shares are redeemed at par, redeemable preference share capital account को डेबिट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करेंगे।
प्रीमियम जब पेमेंट करते हो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है उसको डेबिट करोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में से फंड उठाकर ले जाएगा बैंक अकाउंट। And for adjustment of the premium of redemption, divisible profit account, that is P&L को डेबिट करके आपने जो प्रीमियम पेड किया है, ऊपर जो एग्जांपल था जिसमें हमने 6,500 को डेबिट किया था, उसी तरह से ये अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब बारी है हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 6 की। Illustration number 6. The following are the extracts from the balance sheet of ABC Limited as on 31st December 22. शेयर कैपिटल है 40,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid 4 लाख रुपीस के। 1,000 10% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid 1 lakh rupees। रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व है 50,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000 का, जनरल रिजर्व है 75,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 35,000 का। On 1st Jan 23, the board of directors decided to redeem the preferences at par by utilization of the reserve. You are required to pass the necessary journal entries, including cash transaction in the books of the company. Fine. फंडा समझ लीजिए कितना पेमेंट करना है। 1,010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब 1 लाख रुपए एट पार। दूसरा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कहता है कि आपको अगर फ्रेश इश्यू नहीं करते हैं तो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 1 लाख रुपया ले जाना है। ये रुपया आप कहां से ले जा सकते हो? क्या कैपिटल रिजर्व में पड़े 50,000 का उपयोग कर सकते हो? नो। सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े 50,000 का उपयोग कर सकते हो? नो। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो रिडीम करना चाहती है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द जनरल रिजर्व। तो रिजर्व में कितने पड़े हैं? 75,000। 1 लाख के पेमेंट के सामने मैं अगर 75,000 रुपये इस्तेमाल करता हूं तो 25,000 का शॉर्टफॉल मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में 35,000 रुपीज है, तो चिंता की बात नहीं है। तो हमें क्या समझना है कि हमें सीआरआर अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 1 लाख रुपीज ट्रांसफर करने हैं। 75,000 जनरल रिजर्व को डेबिट करके 25,000 प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को डेबिट करके, और इतनी सिंपल बात को और हमें एंट्री करनी है क्या? पेमेंट की। तो ये जो पेमेंट वाली एंट्रीज है उसको भी हमें उपयोग करना है। तो 23 जन 1st 2023 10% redeemable preference share capital अकाउंट डेबिट 1 लाख से। तो पैसा किसको दे दिए? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को 1 लाख। दूसरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करके 1 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ये पेमेंट था, पहले रिडम्पशन की एंट्री थी, फिर पेमेंट की थी। अभी हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRRA क्रिएट करना है 1 लाख से। तो जनरल रिजर्व डेबिट 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू CRRA। नोट में क्या लिखेंगे कि भाई हम कैपिटल
रिजर्व अकाउंट है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसा लिख के हम ये इसको कंप्लीट करेंगे। जहां जहां पर ये आपको नोट्स लिखनी है, इसका महत्व होता है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपको 1-2 मार्क कट सकते हैं। इसको लिखते रहिए। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ आज इस सेशन को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आपको एक नम्र निवेदन है कि भाई अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। साथ में अगर आपको अच्छा लगता है सेशन, लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी चीज प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको एग्जाम में आसानी होगी। तो कुछ भी सोचना नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। ऑल द बेस्ट।